गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई पहल लेकर आए हैं जिसमें हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कैसे क्वेश्चंस का इंटरलिंक होता है। तो यूपी पीसीएस 2019 के हम पॉलिटी सेक्शन को देखते हैं कि 2019 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें जो पॉलिटी से क्वेश्चंस आए थे वो किस तरीका से थे, किस भाग से आए थे, कैसे कैसे आए थे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था इसमें 2019 वाले में, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसके लिए हमें वेयर एक्ट को भी पढ़ना पड़ सकता है। वेयर एक्ट में पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है इसके बारे में। तो जो अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया था वो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया। दूसरा जो कैग है हमारा, उसको सिर्फ सरकारी कार्य सौंपे गए, यानी सरकारी लेखा का कार्य सौंपा गया। सरकारी लेखा का कार्य तो ये हुआ था 1976 में। हम कैग के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। आज इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और उसके बाद जो कैग को सरकारी लेखा कार्य सौंपा गया, तो वो कब सौंपा गया था? 1976 में। 1976 में एक क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। भाषाई और अल्पसंख्यक, जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये भी बात सही है। जो पहला कथन था, दूसरा जो कारण दिया गया है, ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 30 है उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है कि जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। यानी जो भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाएगी और प्रशासन का जो कार्य सौंपा जाएगा वो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। यानी कोई भी अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, जैन, बौद्ध, ये अल्पसंख्यक है। अगर जब कोई अपना भाषाई या धार्मिक आधार पर विद्यालय या कोई संस्था चलाते हैं तो उनको ये उनका अधिकार है, उसका प्रशासन वो अपने हिसाब से चलाएंगे है? तो ये आर्टिकल 30 में दे रखा है और हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। बस ये बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, भाषाई और धार्मिक आधार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था संघात्मक व्यवस्था के ऊपर। कौन सी? संघात्मक व्यवस्था। हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? हालांकि भारत अर्ध संघात्मक देश है, यानी क्वासी फेडरल, फिर भी संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आया तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था, ध्यान से सुनना।
संघात्मक व्यवस्था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी भारतीय जो राज्य है उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात आर्टिकल 1 में बोला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है अगर अलग होने की मात्र वकालत करने पर अव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दे रखी है। हमने स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। अगर हम संघ से अलग हो जाते हैं तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। हमारा जो संविधान है वो है अर्ध संघात्मक। पूर्णतः जो संघात्मक देश है वो है अमेरिका। एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में अनुसूचियों से 2 क्वेश्चन आए थे। अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 जोड़ दी गई, 9, 10, 11, 12। तो ये अनुसूची मैचिंग में आया था कि कौन सा सही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा ये अनुसूची 4 में दिया गया है। कौन सी में? अनुसूची 4 में दिया गया है, ना कि अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है अब हम क्रम से देखेंगे कौन कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। बिल्कुल सही बात। जनगणना है हर 10 साल में होती है। सबसे पहले 1971 में हुई थी, 1981 के बाद से लगातार हो रही है। सबसे पहले जिसके काल में जनगणना शुरू हुई वो लॉर्ड मेयो थे, और उनके बाद से जनगणना शुरू हुई। तो जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो है अनुसूची 4। और दल बदल विरोध कानून 1985 में आया था। 1985 52वां संविधान संशोधन। अनुसूची 4 में राज्य सभा की जो सीटें हैं उनका बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्य में कितनी सीटें होंगी वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो ये कौन सी अनुसूची में दिया है? 4। दूसरा क्वेश्चन देखें, अनुसूचियों से ही आया है। क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अनुसूची कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन आया है 2019 में। और दूसरा ही क्वेश्चन आया है अनुसूची से ही। कभी कभी मतलब किसी भी टॉपिक को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिला के जा सकता है।
जैसे हमें ध्यान देना चाहिए हर चीज पर, तो कौन सी चीज कितनी लाभकारी है। तो अनुसूचियों के बारे में हम देखते हैं क्रम से। तो जो अनुसूची, सबसे पहले हम देखते हैं छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्वेश्चन क्या था ये देखिए, इसमें दे रखा है क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची में के प्रावधान, संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। अनुसूची 6, अनुसूची 6, तो इसमें 4 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और चौथा कौन सा है, चौथा है हमारा असम, चौथा है असम। ये 4 राज्य दे रहे, इनके प्रावधान दिए गए इसमें, इनके प्रशासन के बारे में तो बंद दिए गए। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या थे, क्वेश्चन में ऑप्शन थे, पहले तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, उपयुक्त सभी। तो सिक्किम और नागालैंड इसमें है नहीं, त्रिपुरा दे रखा है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। अनुसूची 6, 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रशासन के बारे में इसमें दे रखा है। तो अनुसूची 6, भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूची दी हुई है उनमें 2 अनुसूचियों पर ही क्वेश्चन आ गए, विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें। अनुसूची वाला चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल है, नंबर दिलाने वाले हैं। भाग 1 से लेकर 4 तक जितने भी अनुच्छेद हैं टिप्स पे हमें याद होनी चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो भी अनुसूची से ही है, वो भी अनुसूची से, अनुसूची 11, अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 में कितने विषय दे रखे हैं, ये क्वेश्चन था, जिसमें आंसर आएगा 29 में से। कितने हैं, 29 में से। अब क्वेश्चन किसी अन्य एग्जाम में आएगा कि अनुसूची 12, अनुसूची 12 में कितने विषय दे रखे हैं, वो है 18। जो अनुसूची 11 है वो पंचायती राज से संबंधित है, किस राज्य से, पंचायती राज से संबंधित है। जो अनुसूची 12 है वो नगर पालिका परिषद से संबंधित है। नगर पालिका परिषद में 18 विषय हैं और पंचायत में 29 विषय दिए हुए। एक क्वेश्चन इसी एग्जाम में आया जो 11वीं अनुसूची है कि पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, इसका सीधा संबंध अनुसूची 11 से। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। बताओ कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन सीधे सीधे अनुसूचियों से दिए गए। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था, 73वें और 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, 73 और 74। तो अनुसूचियों से 4 क्वेश्चन आए। हमेशा याद रखना कोई भी टॉपिक छोटा नहीं है, सभी टॉपिक बराबर के। अभी हम देखते हैं अनुसूचियों से आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 32 दे रखा है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इससे जो भी हमारे अधिकार हैं अगर इनका हनन होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
आर्टिकल 32 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में हम अपनी रिट दायर कर सकते हैं। अब इन्हीं रिट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैच। क्वेश्चन क्या है, इसमें ये बताना है कि हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। 5 रिटें कितनी है, 5 प्रकार की रिट, कितनी है, 5 प्रकार की रिटें, जिनको हम एक नंबर से पढ़ेंगे क्रम से। तो सबसे पहली जो रिट दे वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। दूसरी है अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। तीसरी है प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथी है परमादेश। पांचवी क्या है, पांचवी होगी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। अब इनको अंग्रेजी में क्या क्या नाम दे रखी, जो अधिकार प्रक्षा है इसको कहते हैं को वारंटो, क्यों वारंटो, क्यों वारंटो। प्रतिषेध है, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, मना करना यानी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। परमादेश मैंडामस, परमादेश मैंडामस। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को क्या कहते हैं, सर्शियोरी, सर्शियोरी, सर्शियोरी। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, अधिकार प्रक्षा को वारंटो, प्रतिषेध मैंडामस, परमादेश प्रतिषेध प्रोहिबिशन, परमादेश मैंडामस, उत्प्रेषण सर्शियोरी। ये 5 है, इसमें कुछ नहीं है, ये इनके अंग्रेजी नाम है। क्या नाम है, अंग्रेजी नाम है। और ये पेपर में आ गए, पूछ लिया गया मैचिंग। अब हम क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन आया कैसे, क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें जिस व्यक्ति को यानी किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। किसी व्यक्ति को अगर जबरन हिरासत में लिया गया है तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दिया हुआ था टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण किया गया है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में ले जाना अनिवार्य है, जिसमें रास्ते में जो भी यात्रा का समय होगा उसको नहीं लगाया जा सकता है, लगाया जाता है। तो 24 घंटे में टू हैव द बॉडी ऑफ यानी सुप्रीम कोर्ट नजदीकी न्यायालय में उसकी सुनवाई की जाएगी, यानी वो गुनहगार है या नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को टू हैव द बॉडी ऑफ कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। परमादेश, परमादेश है मैंडामस। परमादेश क्या है, परम आदेश यानी जो कोर्ट है आदेश देता है, न्यायालय आदेश देता है सार्वजनिक जो अधिकारियों को, सार्वजनिक इकाइयों को, निगमों को, जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय को यानी अपर बॉडी लोअर बॉडी को आदेश देती है, उनके लिए आदेश जारी करती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, कि अपने कर्तव्यों का ढंग से निर्वहन करें।
निर्वहन करें, यानी वी कमांड, परम आदेश, वी कमांड, जैसा कि हम शब्द से पहचान सकते हैं आदेश, परम आदेश। इसमें जो आदेश छुपा है उसका मतलब ही कमांड है। अगर हम किसी को कमांड करते हैं, कमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको आदेश दे रहे हैं। ऐसे तीसरा दिया था प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। जो प्रतिषेध दिया है टू बी सर्टिफाइड, ये टू बी सर्टिफाइड प्रतिषेध में नहीं आता है, ये गलत है। प्रतिषेध में ये नहीं आएगा, ये आएगा उत्प्रेषण में आएगा। टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। अब हम उत्प्रेषण को देखते हैं। उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण का मतलब प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का मतलब है प्रमाणित होना, यानी सर्टिफाइड हो गया ये बात, यानी ये कोई भी बात है वो सत्य है, कोई भी सूचना हो ये सत्य है। जैसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लखित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी किया जा सकता है। टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण क्या कहते हैं? टू बी सर्टिफाइड, यानी हमने किसी भी बात को प्रमाणित कर दिया है, टू बी सर्टिफाइड कर दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या था? टू बी हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी जिस भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसको सही सलामत कोर्ट में पेश किया जाए। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा में क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई भी पद ग्रहण कर लिया है, वो भी गलत तरीके से, तो उसकी अधिकार रक्षा होगी, सुनवाई होगी कि तुमने ये किस अधिकार से किया है, इसके लिए वो जवाबदेह होगा। अगर गलती की है उसने, गलत तरीके से कोई पद हासिल किया है तो उसको सजा मिलेगी। तो ये किसमें है? अधिकार रक्षा में। प्रतिषेध में हमने देखा क्या, तो प्रतिषेध में यह है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को न्याय क्षेत्र के कार्य करने से रोक सकता है। इसमें क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय कार्यों को करने से रोक सकता है, यानी अपने से जो उच्च कार्य होंगे अधीनस्थ न्यायालयों के, वो उनको रोक सकता है। तो यह है प्रतिषेध में। प्रतिषेध में क्या होता है? रोकना, प्रोहिबिशन, यानी रोक लगा देते हैं इसमें है? अब ये क्वेश्चन था इसमें, तो प्रतिषेध में टू बी सर्टिफाइड, ये टू बी सर्टिफाइड नहीं आएगा, टू बी सर्टिफाइड आएगा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में आएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और आया था हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को मिलाकर आया था। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। ये किन किन भागों में किए गए हैं? ऑप्शन ए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन ए और बी दोनों में, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी दोनों में ही पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जो अनुच्छेद 48 का है, 48 का DPSP का
तो 48 का में दिया गया है कि राज्य, डीपीएसपी में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व तो कहते हैं जो राज्य की नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो अनुच्छेद 48 का में दिया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद है 5 का में छा है, छा छतरी वाला। उसमें दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये आंसर सी होगा। जो हमारा आर्टिकल 48 का है उसमें भी वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है और हमारा जो भाग 51 अनुच्छेद 51 का है उसमें भी दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र की दया करें। तो ये क्वेश्चन पॉलिटी से आए। तो आगे हम और देखते हैं पंचायती राज से संबंधित है। अभी हमने पंचायती राज से 4 क्वेश्चन देखे थे, हैं? एक और क्वेश्चन पंचायती राज से ही आ गया है, एक और क्वेश्चन पंचायत से ही है। तो पंचायत वाले क्वेश्चन में एक और देखते हैं, यानी पंचायत जो है बहुत चर्चा में रही 2019 में बहुत ही चर्चा में रही। अब पंचायती राज से एक और है। तो पंचायत वाले में क्वेश्चन है पंचायत है? जैसा कि हम जानते हैं पंचायत है जो भाग 9 में दी हुई है। पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 में दिए गए हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। कि 50% सीटें एससी और एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम सभा एक निकाय है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। अब इसमें से कौन कौन से सही हैं हमें ये बताना है। तो ये पंचायतों में प्रावधान दे रखा है वो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, वो है 33%। कितना है? 33%। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ग्राम सभा में नहीं, ग्राम पंचायत में सभी लोग आते हैं। और हमारे पंचायत में त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें जो मध्यवर्ती है उसमें पंचायत आती है, मध्यवर्ती में पंचायत आती है। तो ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आगे एक और क्वेश्चन है, सीधा फैक्ट है, सीधा याद करना है। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। यह स्टेटमेंट किसने बोला है? जो हमारी संघात्मक व्यवस्था दे रखी है, अर्धसंघात्मक क्वासी फेडरल सिस्टम। तो इसमें जो अर्धसंघात इसमें बोला गया है ये केसी बियर का स्टेटमेंट है। क्या भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट दिया किसने है? केसी बियर। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को एक प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है? तो इसके लिए प्रस्तावना को हम लागू नहीं कर सकते, प्रस्तावना में जो भी हमें प्रावधान दिए गए हैं वो हमारे पूरे संविधान की झलक दिखाते हैं। और जो प्रस्तावना के लिए उद्देश्य संकल्प पारित किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको हमने अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। तो आज के लिए इतना ही। और आगे हम पॉलिटी, आज हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए।
अब हम ज्योग्राफी के ऐसे ही एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।